केस 8 को पढ़ते हैं। केस 8 में क्यों का मान होगा जो इस तरह से होगा, साइन और कोस के पद गुणा में होंगे। वो इस तरह से हो सकते हैं, कोस और कोस गुणा में हो, साइन और साइन गुणा में हो, साइन और कोस दोनों गुणा में हो। तो जब भी इस तरह से गुणा में होंगे, इस तरह से क्यों का मान होगा, तो हम ये फॉर्मूले यूज में लेंगे। यदि कोस और कोस गुणा में होगा तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे और दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। साइन और साइन होगा तो हम इसको इस फॉर्मूले से दो पार्ट में कर देंगे। और साइन और कोस दोनों गुणा में होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और उनको अलग अलग कर देंगे। और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये दोनों तो सेम ही है। तो आप ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको। आप इन तीनों फॉर्मूला से क्यों का जब भी ये इस तरह का मान आएगा तो आप उसको इस तरह से बदल सकते हो। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं। हम एग्जाम्पल 13 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 13 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो डी के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पे क्यों का मान साइन और कोस के गुणा के रूप में है। तो अब हम इस यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ डी होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखो y के साथ में जो भी आता है वो होता है फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिख दिया। अब लिखेंगे हम सहायक समीकरण। तो ये होगी इसकी सहायक समीकरण, ये होती है एफ एम इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ डी है यहाँ पे वहाँ हम एम लिखेंगे और उसको करेंगे 0 के बराबर। यहाँ पे डी था तो वहाँ पे हमने एम लिख दिया और इसको कर दिया हमने 0 के बराबर। तो यहाँ से एम के दो मान मिले, प्लस माइनस आइटा रूट 3, सॉरी प्लस माइनस आइटा 3। तो ये प्लस माइनस आइटा 3 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इसका सी एफ। तो सी एफ होगा इस तरह से, जब भी आइटा आता है तो हम कोस और साइन के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे आइटा के साथ में रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो ई की पावर में कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, यहाँ पे केवल इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे साइन 3x, दोनों के साथ एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे आएगा C1 कांस्टेंट और यहाँ पे आएगा C2। तो ये हो गया हमारा CF। अब हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे PI। तो PI के लिए PI का फॉर्मूला लगाएंगे हम। PI का फॉर्मूला होता है 1 फंक्शन ऑफ D इंटू क्यू। तो क्यू के स्थान पे देखो यहाँ पे ये था, तो मैंने क्यू के स्थान पे ये रख दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणा में 2 होना चाहिए, तो मैंने इसको 2/2 से गुणा कर दिया। अब 2/2 से गुणा किया तो 2 तो यहाँ पे रह गया और 2 को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया, क्योंकि कांस्टेंट को हम फंक्शन ऑफ डी से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 को यहाँ पे रख दिया और 1/2 को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ डी का मान रखेंगे। तो फंक्शन ऑफ डी का मान से पहले हम इसका 2 पार्ट में कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला लगाया तो हमें ये मिल गया। अब ये 2 पार्ट्स में हो गया है। अब एक बार फंक्शन ऑफ डी को इसके साथ लिखेंगे और दूसरी बार हम इसके साथ लिखेंगे। तो हमारे पास अब 2 हो गए हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार ये साइन 3x के साथ आएगा, एक बार आएगा साइन x के साथ, इस तरह से। और ये 1/2 था तो ये 1/2 दोनों के साथ में आ गया है इसे। अब यहाँ से अब हम इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कोस साइन के यदि एक पद में आता है तो वो हमें सोल्व करना आता है पहले से। तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ डी का मान रखेंगे। तो ये फंक्शन ऑफ डी का मान था ये dx² + 9। तो हमने यहाँ पे रख दिया dx² + 9। +9 को हमने ई की पावर ये 3 की पावर के रूप में लिखा है। यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा है उसका रीज़न है ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे यदि मैं डी का मान ये रखता dx² = -3x², यानी कि हो जाता है ये -9। यदि मैं dx² का मान -9 रखता है यहाँ पे तो वो इसको अपरिभाषित कर देता। तो ये अपरिभाषित हो जाता, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अब, ताकि ये अपरिभाषित नहीं हो। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे देखो a की पावर 2 है, तो हमें यहाँ पे पावर 2 बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको 3 की पावर 2 के रूप में लिखा है। अब यहाँ पे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट साइन का मान रखेंगे। तो यहाँ पे साइन के अंदर देखो यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे dx² आएगा -1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे तो हम d का मान -1 रख देंगे। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो था इसके स्थान पे तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया और ये जो था यहाँ पे मैंने -1 रख दिया, तो ये हो गया इस तरह से। अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये था, तो ये यहाँ पे माइनस आ गया -1 के स्थान पे, और ये 2 × 2 × 3 ये हो गए 12, और ये यहाँ पे देखो ये हो गया अक्स, और साइन यहाँ पे 3x π/2 है। जब भी π/2 आता है तो ये कॉस में बदल जाता है, और ये सेकंड चतुर्थांश में चला गया तो ये हो जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये cos 3x हो गया।
और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 16, तो 1/16 साइन एक्स। ये हो चुका हमारे पी आई। अब हमारे पास सी एफ मिल चुका है हमें और पी आई भी हमें मिल चुका है। तो अब हम संपूर्ण व्यापकल लिखेंगे इसका। तो व्यापकल होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो हम सी एफ और पी आई को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 13 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 13 का आंसर हो गया है ये। तो अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 पद आएंगे गुणा में, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं। तो हम उसको फॉर्मूला का यूज में लेंगे और उसको 2 पार्ट में प्राप्त करेंगे इस तरह से। यदि इनके साथ में 2 नहीं होगा तो हम 2/2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 जनरेट करेंगे। फिर हमारे पास इस तरह से 2 पार्ट हो जाएंगे। तो दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे और फिर उसको जो विधियाँ हमने पहले पढ़ी है उनसे हम इसको सोल्व करेंगे।